आज संसद के अंदर एक सवाल के जवाब के विषय में ये प्रेस वार्ता है। आप लोगों को याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे थे तो हर रैली के अंदर वो कांग्रेस को कोसा करते थे कि कांग्रेस ने लोगों की नौकरियां नहीं लगवाई। एक आगरा की रैली थी जहां पे उन्होंने लोगों से हाथ उठवा के पूछा कि कांग्रेस ने कहा था 1 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे, क्या किसी को मिला? और लोगों ने हाथ उठाकर कहा नहीं मिला। फिर पूछा कोई ऐसा शख्स इस रैली में हो जिसको केंद्र सरकार ने रोजगार दिया हो? किसी ने हाथ नहीं उठाया। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी ने सारा का सारा जो चुनाव था उसका एक बड़ा मुद्दा ये बनाया कि युवाओं को रोजगार प्रधानमंत्री मोदी जब आएंगे तो वो देंगे। और एक काफ़ी जगह ये खबर चलाई गई, ये प्रचार किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही सत्ता में आएंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी जी जैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे, 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार दिया जाएगा। और युवाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब संसद के अंदर ये सवाल लगाया गया कि भाई कितनी नौकरियां निकली और कितने लोगों की नौकरियां केंद्र सरकार में लगी। और उसके साथ एक दिलचस्प आंकड़ा ये भी पूछा गया कि कितने युवाओं ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। वो आंकड़े जो हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। 2014-15 में करीब 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने केंद्रीय सरकार के अंदर नौकरियों के लिए अप्लाई किया। 15-16 में 2 करोड़ 95 लाख लोगों ने, 16-17 में 2 करोड़ 88 लाख लोगों ने, 28 लाख लोगों ने, सॉरी, 17-18 में 3 करोड़ 94 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 18-19 में 5 करोड़ 9 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और ये आंकड़ा अगर हम 2014 से 2021-22 का जोड़ें तो इस 8 साल के दौरान जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं, करीब 22 करोड़ 5,99,238 एप्लीकेशंस सरकारी केंद्रीय नौकरियों के लिए आई हैं। 22 करोड़ एप्लीकेशन। अब आप सोचते होंगे 22 करोड़ के अंदर कुछ करोड़ की तो नौकरी लग गई होगी। तो ये आंकड़ा सुनेंगे तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। इन 8 सालों में मात्र 7,22,311 लोगों की नौकरी लगी। और अगर आप इसको परसेंटेज में निकालें कि कितने परसेंट युवा जो जॉब अप्लाई करते हैं उनमें से उनकी नौकरियां लगती हैं, तो वो इतनी खराब स्थिति है 0.075%। अब आप सोचिए 22 करोड़ की फिगर 120 करोड़ की आबादी में कितनी बड़ी फिगर है। और उसके अंदर भी 28% जो आबादी है देश की वो 14 से कम उम्र की है। 0 से 14 वर्ष की उम्र की आबादी जो है वो 28% है। और जो 65 से ऊपर की आबादी है वो भी करीब 6.5% है। तो अगर आप इस 30% परसेंटेज को हटा दें जिनको नौकरियों की ज़रूरत ही नहीं है, जो नौकरी अप्लाई ही नहीं कर सकते, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 45 से ऊपर भी कोई सरकारी नौकरी अप्लाई नहीं कर सकता, उसको भी अगर हटा दिया जाए, तो ये मात्र हम 50 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है और वो नौकरी अप्लाई करते हैं। उनमें से 22 करोड़ तो एप्लीकेशन भर रहे हैं यहाँ पे। और केंद्र सरकार कह रही है कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया है। मुझे लगता है कि देश के अंदर इस वक्त युवाओं की स्थिति बहुत खराब है। लोगों के घर के चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं। और कुछ महीनों पहले जब NSSO का डेटा आया तो उसके अंदर बताया गया कि 45
सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो है हिंदुस्तान के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर है, तब केंद्र सरकार ने ये कहा कि ये डेटा वेरीफाइड नहीं है। मगर आज जो ये डेटा संसद से मिला है ये वेरीफाइड डेटा है। और अगर इस डेटा को मैं दूसरी तरह से बताऊं तो ये 0.075% का मतलब ये है कि 1 लाख लोग अगर अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए तो उसमें 75 लोगों की नौकरी लग रही है। 99,925 लोग 99,925 लोग जो है बिना नौकरी के वापस घर बैठ रहे हैं। सिर्फ 75 लोगों की नौकरी लग रही है, 1 लाख लोग जो अप्लाई करते हैं। इसके बाद कई अखबारों के अंदर अब ये खबर भी छप रही है कि युवा इतने हताश हैं कि अब वो नौकरियों के लिए अप्लाई करना भी उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वो इतने हताश हैं कि नौकरियां जो हैं इस देश के अंदर मिलनी लगभग नामुमकिन हो गई हैं। मैं आपको बताऊं कि आंकड़ों के हिसाब से करीब 1,35,000 वैकेंसी आर्मी के अंदर थी, फौज के अंदर थी, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर थी। उसके अंदर करीब 1,16,000 थल सेना में, 5,000 कुछ एयरफोर्स में और 13,000 कुछ नेवी में थी। वो सपना भी केंद्र सरकार ने युवाओं का तोड़ दिया, क्योंकि उसके अंदर भी जो परमानेंट नौकरी देने की बात थी उसको खत्म करके अब मात्र कॉन्ट्रैक्ट पर 4 साल की जो है फौज के अंदर नौकरी मिलेगी अग्निवीर स्कीम के अंदर। उसके अलावा रेलवे के बारे में लिखा है, रेलवे के अंदर 8,72,000 पोजीशंस खाली हैं, मगर केंद्र सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है कई सालों से कि इनको भरा जाए। और ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे आंकड़े जो हैं ये संसद के आंकड़े हैं, संसद से ये जवाब आया है। तो इस डेटा को बीजेपी ये नहीं कह सकती कि अनवेरिफाइड डेटा, ये केंद्र सरकार का ही डेटा है। और इसके ऊपर से देश में ये हालात है कि आटे पे, दूध पे, दही पर, पनीर पर सरकार ने जीएसटी लगा दिया है 5% का। और डॉलर की हालात ये है कि डॉलर अब तक हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में सबसे कम 80 रुपये प्रति डॉलर के आंकड़े पे पहुंच गया, जो कांग्रेस के ज़माने से अगर आप उसकी तुलना करें तो जब कांग्रेस की सरकार गई थी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब करीब 63 रुपये का डॉलर हुआ करता था। उसमें भी 25% गिरावट जो है अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान आई है। उसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम आपको मालूम ही है कि जब ये आए थे तो क्या दाम हुआ करते थे। आज तो डीजल और पेट्रोल दोनों 100 के पार जो है पहुंच चुके हैं। तो ये आंकड़े जो है आज आपके साथ रखने थे और ये जो है आंकड़े संसद से हमें मिले हैं। इसके बारे में आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जो आप बता रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया सरकारी नौकरी के लिए जी सरकार जी, ये वो लोग होंगे जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनकी कोई बेसिक उनके पास क्वालिफिकेशन होगी, जो एक एज गैप के अंदर भी होंगे। 25 साल से मुझे लग रहा है 45 साल की उम्र के होंगे, क्योंकि इसी उम्र के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी बेरोजगार जनता घूम रही है, जिनको जी न्यूज़ के इंटरव्यू के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़े बना रहा है वो भी एक रोज़गार है, उनकी तो गिनती ही नहीं है। ये तो उन क्वालिफाइड लोगों की गिनती है जो सरकारी केंद्रीय उपक्रमों में नौकरियां लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जी, एक सवाल इससे अलग है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने सलीम जैन के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा है कि उनको मंत्रिमंडल से हटाने के लिए वो अरविंद केजरीवाल से नहीं कह सकते, लेकिन ये केजरीवाल जी को सोचना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या एक आपराधिक बैकग्राउंड के लोग हैं मंत्रिमंडल में रहने चाहिए? देखिए, मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं को ये बताना चाहता हूं कि जिस दिन केंद्र सरकार चाहेगी आप में से किसी को भी पीएमएलए के किसी भी कानून के अंदर बंद कर देंगे और जमानत भी नहीं होगी। ये है पीएमएलए का कानून, ईडी। इसके अंदर एक जंगल राज शुरू हुआ है। अंग्रेज भी
जब कानून बना रहे थे, सीआरपीसी बना रहे थे, आईपीसी बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे गोरे अफसर के आगे भी जो बयान हुआ उस बयान को एविडेंस नहीं मानेगा कोर्ट। उनको भी अपनी गोरी चमड़ी के इंस्पेक्टर और पुलिसकर्मी के ऊपर विश्वास नहीं था। मगर इस पीएमएलए के कानून के अंदर हालात इतने खराब कर दिए गए हैं कि ईडी को दिए हुए बयान, जो जोर जबरदस्ती टॉर्चर करके लिए गए बयान हैं, उनके आधार पे कोर्ट जो है लोगों को अब सजाएं सुना रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि आज के हालातों के अंदर अगर आप ईडी के कहने पे या सीबीआई के कहने पे मंत्रियों को बर्खास्त करेंगे तो हमारे 62 एमएलए भी कम पड़ जाएंगे, सब पे लगा देंगे। इनके पास अब इतनी वाइड पावर्स हैं। तो ये बहुत ही बदले हुए हालात हैं और बड़ी उम्मीद थी हमें कि सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर कोई जो है कुछ होगा, मगर अफसोस की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सौरभ जी, एक सवाल ये है कि गांधीनगर की जो मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। रोजगार के ऊपर आपने बात कही, लेकिन व्यापारी वर्ग इतना परेशान है कि आधे से ज़्यादा मार्केट जो है खाली हो गई, दुकानें खाली करके लोग जा रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनके ऊपर भी नजरसानी की जाए। आप इसलिए देखिए, गांधीनगर के लिए तो बिल्कुल खास तौर पे, हालांकि गांधीनगर जो है ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है और हमारे वहाँ पे कोई लोकल विधायक भी नहीं है, उसके बावजूद मनीष सिसोदिया जी ने अपने बजट के भाषण में कहा है कि गांधीनगर को विशेष तौर पे जो है एक टेक्सटाइल और वुलन का हब बना के जो है सरकार आगे बढ़ाएगी और उस पे ऊपर सरकार काफ़ी खर्चा करेगी और सरकार चाहेगी कि वो दुनिया की सबसे बड़े हब की तरह जो है वो आए और सरकार उसके ऊपर जो है कार्रवाई करेगी। अभी तक देखने के लिए आता था कि चुनी हुई सरकार का नाम एलजी हाउस होता था, अब एलजी बनाम दिल्ली विधानसभा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत नियमों के अंदर फेरबदल 14 महीने बाद जी और तरह तरह के उन्होंने जवाब समितियों को कह रहे हैं कि विधानसभा की समिति। मैं आपको बताऊं, देखिए कोई एलजी बनाम सरकार नहीं है, ना ही ये एलजी बनाम असेंबली है, ये मोदी बनाम केजरीवाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ मोदी वर्सेस केजरीवाल है। और ये जो सब एलजी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनके लगाए हुए एजेंसीज़ के अंदर डायरेक्टर्स हैं, ये सब लोग वही काम करेंगे जो केंद्र सरकार उनको कहने के लिए, करने के लिए कहेगी। तो अब समस्या ये है कि पिछले 3 महीने से मैं उन दोनों समितियों का हिस्सा हूँ, पिटीशंस कमेटी और प्रिविलेजेस कमेटी, याचिका समिति और विशेष अधिकार समिति। इन 2 समितियों के अंदर सरकारी जमीन को गलत तरीके से एसडीएम ने अपने ऑर्डर पास करके प्राइवेट लोगों को ट्रांसफर कर दी, बेच नहीं दी, ट्रांसफर कर दी कि इन्हीं की थी। और उन मामलों में कमेटी ने जांच की और पाया करीब 1000 करोड़ रुपए की जमीनें नरेला में और आसपास के इलाकों में सरकार की जमीनें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनें, इवैक्यू प्रॉपर्टी की जमीनें प्राइवेट लोगों को दे दी गई। जब उसकी जांच हुई तो उसके अंदर 5 एसडीएम सस्पेंड हुए, 2 एडीएम सस्पेंड हुए। आज जो अखबार में 2 एडीएम्स का जिक्र है, मिस्टर त्रिपाठी और मिस्टर नवीन जिंदल या नितिन जिंदल, ये दोनों अधिकारी जो एडीएम हैं, ये हमारी याचिका समिति और विशेषाधिकारी समिति की जांच के बाद इनके ऊपर कार्रवाई हुई और वो जो सरकारी जमीन है वो वापस सरकार को मिल पाई। अब केंद्र सरकार को ऐसा लग रहा है कि भाई इस तरीके से अगर कार्रवाई होगी तो दिक्कत आ जाएगी। जाहिर सी बात है कि एसडीएम, एडीएम ये कोई इतने बड़े अधिकारी नहीं होते कि हजारों करोड़ की जमीनें इधर से उधर कर दें। तो मेरा तो ये मानना है कि केंद्र सरकार को इससे काफी परेशानी है कि इस तरीके के मामले दिल्ली विधानसभा के अंदर उठाए जा रहे हैं और इनकी जांच की जा रही है और तभी से वो इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर इस तरीके की जांच जो है ना हो सके और ये जांच जो है बंद हो जाए। सौरभ जी, पंजाब पुलिस का एक ऑर्डर जो है बीजेपी कांग्रेस काफी दिखा रहे हैं और आपसे सवाल उठा रहे हैं कि
जेड प्लस सिक्योरिटी आप पंजाब सरकार के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा को भी दे रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं तो कल मुख्यमंत्री जी के घर गया था शाम को, मुझे तो वहाँ जेड प्लस सिक्योरिटी दिखी नहीं पंजाब की। मगर जेड प्लस सिक्योरिटी तो अदानी अंबानी तक को दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल उनसे तो ज्यादा जरूरी है देश के लिए। सरजीत, दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारियों ने उपराज्यपाल पूर्व अधिकारियों ने अच्छा, वो अभी भी पुलिस है क्या? अब तो वो साधारण आदमी हो गए। अच्छा, ठीक। उन्होंने उपराज्यपाल को शिकायत की है कि दिल्ली के अंदर मिलावटी शराब बिक रही है और उसकी सैंपलिंग या दूसरी टेस्टिंग जो होती थी वो नहीं हो रही है। देखिए अब कितनी मजेदार बात है ये। देखिए हिंदुस्तान का जो है सारा का सारा जो है रस जो है हिंदुस्तान के अंदर आज वो इसी में निकल जाएगा और सबको मिल जाएगा कोई भी सुने। एक तरफ प्रधानमंत्री जी का अपना गृह राज्य जहां पे शराबबंदी है कई सालों से, वहां पे 70 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पी के मर गए। सोचिए, जहां पे लोग 70 से ज्यादा जहरीली लोग मारे गए जहरीली शराब पी के, जहां शराबबंदी है वहां की कोई बात नहीं करना चाहता। और जहां कुछ हो नहीं रहा वहां पे दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि साहब यहां पे नकली शराब बिक रही है। ये क्या हो गया इस देश को? मैं तो हैरान हूं। मतलब कैसे, क्या जवाब दूं मैं इसका और मैं क्या इसके ऊपर विचार करूं? मतलब वो दिल्ली पुलिस के वो जो पूर्व अधिकारी हैं, मुझे नहीं पता कि उनको अब क्या चाहिए सरकार से। मगर ये बड़ी हैरानी की बात है। मुझे बड़ी खुशी होती कि दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी या गुजरात पुलिस के पूर्व अधिकारी या कहीं सीबीआई का कोई पूर्व अधिकारी है, उन बेचारे गुजरात के लोगों के बारे में तो लिखता है कि 70 लोग नकली जहरीली शराब पी के मारे गए। गुजरात के गांव-गांव के अंदर शराब बिकती है, गुजरात के हर शहर में होम डिलीवरी होती है, शराब बंदी है। इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चल रहा है बिना सरकार के संरक्षण के? ये तो सरकार के संरक्षण के बिना चल ही नहीं सकता। कोई एक आध जगह चोरी छुपे कोई ले आए बैग में डाल के तो हो सकता है, बट पूरा नेटवर्क चल रहा है। ऑब्वियसली वहां पे पूरा का पूरा गवर्नमेंट पैटर्नेज के अंदर सब कुछ चल रहा है। इसकी तो बहुत बड़े लेवल पे मतलब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सबको भेज देना चाहिए वहां पे कि उसकी जांच हो। और हमें दिल्ली में किसी जांच से जो है कोई एतराज नहीं है। जो जांच करनी चाहे वो दिल्ली में करें। और कोई सवाल हो?